आज हम पढ़ेंगे जूल थॉम्सन प्रयोग के बारे में। जूल थॉम्सन प्रभाव हमने पहले पढ़ा था कि जब रुद्धोष्म परिस्थितियों में किसी गैस को एक समुद्र डाट में से होकर उच्च दाब से निम्न दाब या निर्वात की ओर प्रवाहित किया जाता है तो गैस के ताप में कमी आती है, यानी गैस ठंडी हो जाती है। इसको अपन ने जूल थॉम्सन प्रभाव या शीतलन प्रभाव कहा था। और इसमें जूल थॉम्सन का क्या प्रयोग है उसके बारे में देखें कि इस जूल थॉम्सन प्रयोग में एक ताप अवरोधी पदार्थ से बनी एक नलिका लेते हैं, जिसको हमने चित्र में एस डैश से दर्शाया है, और इसके मध्य भाग में एक सलंद्र झिल्ली या सलंद्र डाट जिसको हमने ए से दर्शाया है वो लगाया है। इस सलंद्र डाट ए के दोनों ओर भारहीन घर्षणहीन पिस्टन एक्स तथा वाई लगे हुए हैं, यानी बाईं तरफ अपन ने एक भारहीन घर्षणहीन पिस्टन एक्स लगाया है और दाईं तरफ एक पिस्टन वाई लगाया है। सलंद्र डाट के दोनों ओर दो सुग्राही थर्मामीटर भी लगे हैं। इस चित्र में हमने इनको T1 और T2 से दर्शाया, जैसा ऊपर अपन ने दर्शाया है कि T1 एक बाईं तरफ थर्मामीटर है और T2 दाईं तरफ थर्मामीटर। ये दोनों बहुत सुग्राही थर्मामीटर है और इस पूरे उपकरण को एक ऊष्मा अवरोधी अवस्था में रखा जाता है कि बाहर से ऊष्मा का विनिमय न हो, यानी ऊष्मा रोधी स्थिति हो। ये बाहर से कोई ऊष्मा का विनिमय न कर पाए। इसको अपने चित्र में दर्शाया है। बीच में ये पोरस प्लग है, सलंद्र डाट है। बाईं तरफ हमने पिस्टन एक्स लगाया है, दाईं तरफ पिस्टन वाई लगाया है और दो थर्मामीटर T1 और T2 लगे हैं। और बाईं ओर का जो पिस्टन है एक्स, इसके ऊपर अपन दाब डालते हैं और दाब लगाकर गैस को सलंद्र डाट ए से होकर के प्रवाहित करते हैं, अर्थात दाईं ओर गैस का प्रसार होता है और इस प्रक्रिया में ताप में कमी होती है। इस प्रभाव की ऊष्मागतिक व्याख्या की जाती है, वो इस प्रकार है कि जैसा हमने चित्र में दर्शाया है कि माना कि एक गैस जिसका आयतन V1 है और दाब P1 है, ये सलंद्र डाट तथा पिस्टन एक्स के बीच पर ही, यानी हमने इस उपकरण में जो सलंद्र डाट ए है और पिस्टन एक्स है, इसके बीच में एक गैस भरती है जिसका आयतन तो V1 है और दाब P1 है। और इस गैस को अब धीरे धीरे पिस्टन एक्स द्वारा, यानी पिस्टन एक्स पर अपन दाब डालते हैं और पिस्टन एक्स द्वारा सलंद्र डाट से होकर के प्रवाहित करते हैं। पिस्टन वाई बाहर की ओर खिसकता है, यानी प्रारंभिक स्थिति में जो पिस्टन वाई है वो सलंद्र डाट ए से चिपका हुआ है, यानी इनके बीच में कोई गैस नहीं है। जब हम पिस्टन एक्स पर दाब डालते हैं तो गैस सलंद्र डाट में से होते हुए पिस्टन वाई की ओर जाती है और पिस्टन वाई को बाहर की ओर सरकाकर इसका गैस का प्रसार होता है, यानी मान लीजिए गैस का आयतन V2 हो जाता है तथा दाब P2 हो जाता है, यानी हम गैस को आयतन V2 तथा दाब P2 तक प्रसारित होने देते हैं। इस प्रकार पिस्टन एक्स द्वारा किया गया कार्य, यानी पिस्टन एक्स कितना कार्य करेगा, चूँकि हमने प्रारंभ में पिस्टन एक्स और सलंद्र डाट ए के बीच में गैस का आयतन V1 लिया था, लेकिन अब सलंद्र डाट में से गैस को प्रवाहित करते हैं, यानी पिस्टन एक्स पर दाब डाला तो यहाँ पिस्टन एक्स जो धीरे धीरे सलंद्र डाट की ओर आएगा, गैस के आयतन में कमी होगी और पूरी गैस जो है वो पिस्टन वाई की तरफ चले जाएगी, यानी अंतिम अवस्था का आयतन 0 है। और चूँकि दाब P1 था और आयतन परिवर्तन हो रहा है तो हमने लिख दिया कि पिस्टन एक्स द्वारा किया गया कार्य बराबर इंटीग्रेशन ऑफ P1 dV लिमिट्स आर फ्रॉम V1 to 0, यानी यहाँ आयतन परिवर्तन जो है वो V1 से लेकर के 0 तक है। और हम जानते हैं कि dV का इंटीग्रेशन V होगा, उसकी जगह एक बार अपर लिमिट लिखें 0 और उसमें से घटाएं लोअर लिमिट को तो ये हो जाएगा -V1, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ P1 V1, यानी ये जो पिस्टन एक्स द्वारा किया गया कार्य है इसको अपन संपीड़न में गैस द्वारा किया गया कार्य भी, क्योंकि इसका V1 आयतन से 0 आयतन तक संपीड़न हुआ है, तो ये भी कह सकते हैं कि संपीड़न में गैस द्वारा किया गया कार्य बराबर होगा माइनस ऑफ P1 V1। अब हम देखते हैं कि पिस्टन वाई द्वारा कितना कार्य किया जाता है। क्योंकि प्रारंभ में पिस्टन वाई और सलंद्र डाट के बीच में गैस का कोई आयतन नहीं है, 0 आयतन है और अंतिम अवस्था में आयतन V2 हो जाता है, यानी गैस का 0 आयतन से लेकर के V2 आयतन तक प्रसार हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि पिस्टन वाई द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ
P2 dV आयतन परिवर्तन है और वो है 0 से लेकर के V2 तक। और हम जानते हैं कि dV का इंटीग्रेशन होगा V, इसकी जगह एक बार अपर लिमिट लिखें V2 और उसमें से घटाएं 0 तो हमारे पास आ जाएगा P2 V2। यानी पिस्टन Y द्वारा किया गया कार्य P2 V2 है, और पिस्टन Y द्वारा किया गया कार्य को अपन प्रसारण में गैस द्वारा किया गया कार्य भी कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि प्रसारण में गैस द्वारा किया गया कार्य बराबर P2 V2। यानी संपीड़न में तो गैस द्वारा किया गया कार्य P1 V1 है, और प्रसारण में गैस द्वारा किया गया कार्य P2 V2 है। अतः तंत्र जो कि हमारे लिए यहाँ वास्तविक गैस है उसके द्वारा किया गया शुद्ध कार्य या कुल कार्य W बराबर हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1। ये हमारे पास गैस द्वारा शुद्ध कार्य आ गया, गैस द्वारा किया गया शुद्ध कार्य आ गया W बराबर P2 V2 माइनस P1 V1। चूँकि तंत्र बाहर से उष्मा का विनिमय नहीं करता है, रुद्धोष्म परिस्थितियों में है, यानी प्रसारण रुद्धोष्म प्रक्रम से किया गया है, तो यहाँ Q बराबर 0 होगा, अर्थात उष्मा का कोई विनिमय नहीं है, Q बराबर 0 है। और जब हम ये भी जानते हैं कि जब रुद्धोष्म परिस्थितियों में कार्य करते हैं तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वे होती है, आंतरिक ऊर्जा में वे होता है, यानी आंतरिक ऊर्जा खर्च होती है। तो हम कह सकते हैं कि उपरोक्त कार्य में तंत्र की आंतरिक ऊर्जा खर्च होगी, परिणाम स्वरूप तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी। और यदि प्रारंभिक अवस्था की आंतरिक ऊर्जा E1 तथा अंतिम अवस्था की आंतरिक ऊर्जा E2 हो तो तंत्र की दोनों अवस्थाओं में जो ऊर्जा में कमी होगी वो होगी E2 माइनस E1। यानी जब रुद्धोष्म परिस्थितियों में यहाँ ये कार्य होगा तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में होने वाली कमी E2 माइनस E1 होगी। और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से अपन जानते ही हैं कि डेल्टा E बराबर Q माइनस W, और W का चिन्ह ऋणात्मक इसलिए कि जब तंत्र कार्य करता है, तंत्र द्वारा किया गया कार्य जो होता है तो उसका चिन्ह ऋणात्मक होता है। चूँकि यहाँ उष्मा का कोई विनिमय नहीं है, रुद्धोष्म परिस्थिति में किया है, तो Q बराबर 0 है। अतः इस समीकरण में Q बराबर 0 रखते हैं तो अपने पास आ जाएगा डेल्टा E बराबर माइनस ऑफ W। और डेल्टा E के लिए अपने लिखा था कि ये आंतरिक ऊर्जा में कमी है, इसको अपने लिख दिया था कि E2 माइनस E1। तो हमारे पास आ जाएगा E2 माइनस E1 बराबर माइनस ऑफ W, और W की जगह अपने पास जो गैस द्वारा शुद्ध किया गया कार्य था वो था P2 V2 माइनस P1 V1। तो इस पूरे के बाहर अपने माइनस लिख दिया, यानी W का चिन्ह ऋणात्मक है। तो हमारे पास समीकरण आ गया E2 माइनस E1 बराबर माइनस ऑफ P2 V2 माइनस P1 V1। या हम लिख सकते हैं कि P2 V2 माइनस P1 V1 बराबर, ये पक्षांतर कर लें तो हमारे पास आ जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1 बराबर E1 माइनस E2। और पक्षांतर करें तो हम लिख सकते हैं कि E2 को इधर ले गए तो E2 को यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊँ तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा E2 प्लस P2 V2 बराबर, और इधर लेफ्ट हैंड साइड से P1 V1 को राइट हैंड साइड में ले जाए तो माइनस चिन्ह जो है वो प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा E1 प्लस P1 V1। यानी समीकरण आ गया E2 प्लस P2 V2 बराबर E1 प्लस P1 V1। और हम जानते हैं कि E प्लस PV जो होता है वो H होता है, तो H यानी एंथैल्पी, तो E2 प्लस P2 V2 की जगह अपन लिख सकते हैं H2, और E1 प्लस P1 V1 की जगह लिख सकते हैं H1। या हम लिख सकते हैं इस समीकरण से कि H2 माइनस H1, यानी ये एंथैल्पी का अंतर है, यानी डेल्टा H बराबर 0। यानी जूल थॉम्सन प्रयोग से हमारे पास ये आया कि रुद्धोष्म परिस्थितियों में यदि गैस का प्रसार किया जाए तो डेल्टा H बराबर 0। यानी उपरोक्त व्यंजक से ये स्पष्ट है कि वास्तविक गैस के रुद्धोष्म प्रसार होने पर तंत्र की एंथैल्पी स्थिर रहती है, यानी एंथैल्पी अपरिवर्तित रहती है, न कि आंतरिक ऊर्जा। यानी हम कह सकते हैं कि जब रुद्धोष्म परिस्थितियों में किसी गैस का एक सिलेंडर डाट में से होकर प्रसार होता है तो तंत्र की यानी उस गैस की एंथैल्पी स्थिर रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, न कि आंतरिक ऊर्जा, यानी आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी, लेकिन एंथैल्पी जो है वो स्थिर रहेगी। ये था सब कुछ जूल थॉम्सन प्रयोग के बारे में।